आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन का न्यू टॉपिक। आज जो फिजिकल एजुकेशन का न्यू टॉपिक है स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल बेसिस, खेल समाजशास्त्रीय आधार। ये जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल बेसिस है इससे भी क्वेश्चन आती है। इससे अधिकतर नेट यूजीसी का जो फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होती है उससे अधिकतर क्वेश्चन आती है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा NTA यूजीसी फिजिकल एजुकेशन दिसंबर 2019, मतलब स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल से क्वेश्चन जो आती है नेट यूजीसी में आती है और NVS KVS में भी बहुत बार आई है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल खेल समाजी शास्त्र के आधार पर देखते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल बेसिस, खेल समाजी शास्त्रीय आधार, जो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिलाना है। तो क्वेश्चन है प्रतिवर्ती संचालन, मूल आधारभूत संचालन, कुशल संचालन और यह है प्रत्यक्षिक कौशल। तो इसका सही सम्मेलन यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्तित संचालन किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में बिना सोचे समझे किया गया कार्य। तो प्रतिवर्तित जो संचालन है इसका मतलब होता है किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में बिना सोचे समझे किया गया कार्य। मूल आधारभूत संचालन, मूल आधारभूत संचालन जो है प्रतिवर्त संचालनों के संयोजनों पर आधारित अंतर्निहित संचालन पैटर्न। कुशल संचालन एक जटिल संचालन करने में प्रभाविकता की डिग्री। कुशल संचालन जो है एक जटिल संचालन करने में प्रभाविकता की डिग्री। और लास्ट है डी नंबर, प्रत्यक्षिक कौशल विविध विधियों से उद्दीपन की व्याख्या। तो ये जो है ABCD ये चारों का सही सम्मेलन यहाँ किया गया है। इसको देख ले एक बार वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खेल के प्रविकासवादी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो खेल के प्रविकासवादी में कौन सा सिद्धांत सही है। नंबर 1 है स्पेंसर इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक हैं। पियाजे का अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत बच्चे की क्रीड़ा का वर्णन उसकी आंतरिक ऊर्जा के प्रदर्शन के रूप में करता है। तीसरा है प्रविकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो कौन सा खेल का सिद्धांत जो है इसमें सिद्धांत है इसका सही सम्मिलित है बी नंबर, केवल 1 और 3 सही है, मतलब केवल 1 और 3 सही है, मतलब कि ये स्पेंसर इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है। और 3 नंबर है प्रविकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, समाज आलेख सोशियोग्राम निम्नलिखित में से क्या मापने का साधन है। तो समाज आलेख जो है सोशियोग्राम क्या नापता है, क्या मापने का साधन है। तो इसका सही आंसर है समूह में संबंधता तथा आकर्षण। समाज आलेख सोशियोग्राम जो है किसी समूह से संबंधता और आकर्षण एवं संबंधों का चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने का साधन सोशियोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैरन के सुसंगठन घटकों की अवधारणात्मक मॉडल के सही अनुक्रम को चुनाव कीजिए। मतलब एक क्रमबद्ध चुनाव करना है कैरम का। कैरन जो सुसंगठन घटकों का अवधारणा का मॉडल है, कैरन कंसेप्टल मॉडल ऑफ कन्हेंस फैक्टर्स। तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कैरन के सुसंगठित घटकों की अवधारणा का मॉडल जो है इस तरह का है, पर्यावरणीय कारक, उसके बाद आएगा व्यक्तित्व कारक, उसके बाद टीम कारक, उसके बाद आएगा नेतृत्वकारी कारक। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन प्रारूप में होता है। तो क्या प्रारूप में होता है, शिक्षक मध्यस्थता अनुदेशन जो है किस प्रारूप में होता है। तो इसका आंसर होगा CBD। तो नंबर 1 में हो जाएगा C, पारस्परिक प्रारूप द्वारा शिक्षा देना। दूसरा में आएगा कार्य शिक्षा देना और तीसरा में आएगा प्रश्नों के द्वारा शिक्षा देना। तो जो शिक्षक जो है
उसको क्या करना चाहिए, पहले पारस्परिक प्रारूप द्वारा शिक्षा देना है, उसके बाद जो है कार्य का शिक्षा देना है, और लास्ट में प्रश्नों के द्वारा शिक्षा देना है। टीचिंग मेथड जो है पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षक अक्सर किस प्रकार के कार्य का प्रयोग निर्देशन के लिए करता है कि क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर होगा निदानिक। इसका व्याख्या हम लोग देखिए, विद्यार्थी को क्या और कैसे और कब पढ़ाया जाए, इसके लिए शिक्षक अक्सर निदानिक कार्यों और विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों का कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन करते हैं। नैदानिक कार्यों द्वारा शिक्षक बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण और उचित अभ्यास व्यक्तित्व भेदों के आधार पर बालक की व्यक्तिगत अशुद्धियों को निवारण उपचार गृहों अथवा भाषा प्रयोगशालाओं में बालकों के उच्चारण एवं भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया निम्नलिखित अव्यय होते हैं। तो क्या होते हैं शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया? अध्यापन और अधिगम। तो शैक्षणिक अध्यापन में होगा क्या, अध्यापन और अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अभिकथन दिया गया हुआ है, जिस सीमा तक किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है उसे प्रायः गुणवत्तापूर्वक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण है। और तर्क क्या बोल रहा है, व्यक्तिकृत अनुदेशों और जवाबदेही की अवधारणा से सुसंगत मॉडल उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या मॉडल होता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो डायरेक्ट हम लोग व्याख्या देखते हैं, डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ए जो है गलत है और आर सही है, तर्क आर सही है। तो इसका हम लोग व्याख्या डायरेक्ट देखते हैं, प्रश्नगत अभिकथन, जिस सीमा तक किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है उसे प्रायः गुणवत्तापरक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये गलत है। व्यक्तिकृत अनुदेशों और जवाबदेही की अवधारणा से सुसंगत मॉडल उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या मॉडल होता है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 और सूची 2, आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारिकतावाद और लास्ट में है डी नंबर अस्तित्ववाद। तो इसको हम लोग को मिलान करना है, तो हम लोग मिलान डायरेक्ट नीचे देखते हैं कौन सही है, जो क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा देखने में और यहाँ पे हम लोग को कम समय यूज करना है, कम समय में ही ज़्यादा देखना है। तो आदर्शवाद जो है समझने के लिए केंद्र के रूप में मस्तिष्क से संबंधित है। यथार्थवाद जो है वास्तविक भौतिक विश्व की अवधारणा से संबंधित है। व्यवहारिकतावाद जो है व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित सत्य से संबंधित है। अस्तित्ववाद जो है मनुष्य के स्व अस्तित्व की अवधारणा से संबंधित है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 मिलाया गया हुआ है, इसको देख लें। आदर्शवाद समझने के केंद्र के रूप में मस्तिष्क से संबंधित है। यथार्थवाद जो है वास्तविक और भौतिक विश्व की अवधारणा से संबंधित है। व्यवहारिकतावाद जो है व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित सत्य से संबंधित है। और अस्तित्ववाद जो है मनुष्य के स्व अस्तित्व की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, ये अभिकथन ए और कभी तर्क आर दोनों दिया हुआ है। अभिकथन ए, दर्शन जांच संबंधी एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों को ब्रह्मांड के साथ उनके संबंधों का एक संतोषजनक और सार्थक ढंग से मूल्यांकन में सहायता करता है। तर्क आर, किसी व्यक्ति का दर्शन उसके कार्यक्रमों के उद्देश्य या परिणामों और उन विधियों को प्रभावित करता है जिनके द्वारा 3 उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या है इसका आंसर, डायरेक्ट देखते हैं। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में क्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका हम व्याख्या डायरेक्ट देखते हैं। प्रश्नगत अभिकथन दर्शन जांच संबंधी एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों को ब्रह्मांड के साथ उनके संबंधों का एक संतोषजनक और सार्थक ढंग से मूल्यांकन में सहायता करता है। किसी व्यक्ति का दर्शन उसके कार्यक्रमों का उद्देश्य या परिणामों और उन विधियों को प्रभावित करता है जिनके द्वारा 3 उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, परंतु तर्क आर जो है अभिकथन ए की व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माता पिता से जीवन
मूल्य और सद्व्यवहार के मानकों के अधिगम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक समाजीकरण। माता पिता का जो है इससे हम लोग जीवन का मूल्य और सद्व्यवहार के जो मानकों का अधिगम का प्राथमिक समाजीकरण जो है, प्राथमिक समाजीकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन नाम से भी जाना जाता है। समाजशास्त्र में प्राथमिक समाजीकरण एक व्यक्ति के जीवन में वह प्रारंभिक अवधि होते हैं जिसके दौरान व्यक्ति अधिगमकर्ता अपने आसपास के अनुभवों और वातावरण के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों को सीखता है। यह प्रक्रिया परिवार के माध्यम से घर पर शुरू होती है, जिसमें व्यक्ति सीखता है कि समाज, सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक प्रथाओं का क्या स्वीकार किया जाता है और क्या नहीं। परिवार के माध्यम से प्राथमिक समाजीकरण बच्चों को सिखाता है कि कैसे संबंधों को बनाएं, प्यार करें और प्रेम, विश्वास और एकजुटता सहित संपूर्ण अवधारणा को समझें। प्राथमिक समाजीकरण के कई घटकों के परिवार में बचपन के दोस्त, शैक्षणिक प्रणाली और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। ये सभी घटक एक बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो बच्चे होते हैं सबसे पहले घर से ही माता पिता से सीखते हैं और घर से ही शुरू करते हैं सीखना। क्वेश्चन नंबर 12, नियंत्रण का बिंदु पद उस सीमा को वर्णित करता है जिसमें हमारा मानना है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। इस अवधारणा का विकास किसने किया है? तो इस अवधारणा का जो विकास है जूलियन बी रोटर ने किया है। नियंत्रण का बिंदु पद उस सीमा का वर्णित करता है जिसमें हमारा मानना है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। इस अवधारणा का जो विकास है जूलियन बी रोटर ने किया है। जूलियन बी रोटर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें प्रभावशाली सिद्धांतों का विकास करके ऐसे प्रभावशाली सिद्धांतों का सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत और नियंत्रण सिद्धांत शामिल किया है। सन 1966 में रोटर ने साइकोलॉजिकल मोनोग्राफ पत्रिका में अपने प्रसिद्ध आई पैमाने को प्रकाशित किया, जिसमें नियंत्रण के आंतरिक और बाहरी नियंत्रक का आकलन किए जाने का वर्णन किया। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक में इस पैमाने पर व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना इसका सदैव कार्य है। तो क्या कार्य है संगठन का? सामाजिक उद्देश्य। संगठन एक प्रकार का ध्यान दिए बिना उसका सदैव कार्य सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य वैधानिक निर्माण की एक योजना है जो यह घोषणा करती है कि एक कानून को इस तरह से नहीं बनाया जाना चाहिए जो समान सामाजिक मूल्य या अच्छे का उल्लंघन हो। ऐसे मामलों में उदाहरण जिनमें निर्माण के इस नियम का उपयोग किया गया था। संगठन जो है सामाजिक उद्देश्य का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? तो कौन मानता है? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद जो है दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। उपयोगितावाद जो है जिसको हम लोग व्यवहारिकता कहते हैं, एक दार्शनिक परंपरा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 के आसपास शुरू हुई थी। व्यवहारिकतावाद शब्दों और विचारों के भविष्यवाणी, समस्या को हल करने का और कार्रवाई करने के लिए उपकरण के रूप में मानती है और इस विचार को अस्वीकार करती है कि विचार का कार्य व्यवस्था का वर्णन, प्रतिनिधित्व, दर्पण करना है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? तो शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय में कौन सा करता है? तो इसका आंसर होगा आदर्शवाद। शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का आदर्शवाद दर्शन परिभाषित करता है। प्रकृतिवादी शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में नग्न समझते हैं और उन्हें पर्दे के पीछे ही रहने का परामर्श देते हैं। आदर्शवादी विचारक ठीक इसके विपरीत कहते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक के साधन शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे डैश में शामिल किया गया है। तो फिजिकल एजुकेशन जो है प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसमें कब शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है यूनेस्को चार्टर। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे यूनेस्को चार्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन 1978 के 20वें सत्र में अपनाया गया है। उस समय मूल चार्टर का अभिनव के रूप में माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक
शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल के रूप में प्रभावित करता है? तो पाठ्यचर्या की गैर समानता। वह कारक जो पाठ्यचर्या की गैर समानता है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक जो है शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक गतिविधियों के प्रति दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर बचपन के दौरान विकसित किया जाता है। इसका अर्थ है कि स्कूल शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में एक मजबूत प्रभाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्विज्ञानियों द्वारा समाजीकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एनकलेचरेशन। निर्विज्ञानियों द्वारा समाजीकरण शब्द का स्थान पर इनमें से एनक्लेचरेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। समाजशास्त्र समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने का प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने और सिखाने दोनों को शामिल करता है और इस प्रकार वह साधन जिसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिकता तरीका जो है क्या है? रिवाज। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका रिवाज है, कस्टम है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में समाज के मानदंडों और मूल्यों के साथ साथ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी गई एक विश्वास प्रणाली को अपनाना शामिल है। सामाजिक नियंत्रण का यह रूप परिवार के सदस्यों और प्राथमिक देखभाल करने वाले शिक्षकों, प्रशिक्षकों और सहयोगी द्वारा लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत का अभिधारणा किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 20 जो है खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है सी, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत जो है सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी की अवधारणा लुमले द्वारा की गई है, लुमले। क्वेश्चन नंबर 21, दर्शकों द्वारा समर्थन एक डैश है। तो सामाजिक प्रोत्साहन। दर्शक जो है सामाजिक प्रोत्साहन देते हैं खेलने के समय। क्वेश्चन नंबर 23, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं, क्या मानते हैं? समाजशास्त्री जो है खेलों को क्या मानते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक घटना। क्वेश्चन नंबर 24, शिविर की सफलता सावधानीपूर्वक चयन पर निर्भर करती है। तो कर्मचारी के चयन पर निर्भर करती है। शिविर की सफलता कर्मचारियों की सावधानीपूर्वक चयन पर निर्भर करती है। कर्मचारियों का सही और ठीक तरीके से कार्य करने में निपुण होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है। तो पश्चिमी उदाहरण है। भारत में जो है संगठित शिविर जो है पश्चिमी देशों के शिविर प्रारूप के उदाहरण के रूप में प्रतिरूपित है। जो आज भारत में शिविर का मॉडल जो है ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये कहाँ से आया गया है? पश्चिमी उदाहरण है पश्चिमी देशों का। क्वेश्चन नंबर 26 जो है मनोरंजन का प्रहार है। मनोरंजन का प्रहार क्या है? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, सक्रिय मनोरंजन और असक्रिय मनोरंजन। तो आंतरिक क्रियाएं जो है खाली समय का सदुपयोग करके व्यक्ति के लिए प्रसन्नता और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। बाह्य क्रिया जो है ऐसी क्रिया है जो कि खेल के दौरान अंतराल में खेल से संबंधित कौशल का रोचक बनाकर मनोरंजन प्रदान करता है। तो मनोरंजन का जो प्रहार है वह सक्रिय मनोरंजन भी होगा और असक्रिय मनोरंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 तक आज हम लोग देखे हैं स्पोर्ट्स सोशोलॉजी की, जो कि खेल सामाजिक शास्त्र जो कि आपको फिजिकल एजुकेशन में भी नेट यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सब अधिकतर इसी क्वेश्चन से आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसी स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल का ही कुछ क्वेश्चन को लेकर। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।